So, good evening and welcome to second session of basic computer skills for second and fourth semester. अभी हम बेसिक कंप्यूटर स्किल्स जो हमने स्टार्ट किया है उसमें सेकंड सेशन है हमारा। कल जो था, कल के सेशन में हमने कुछ बेसिक टर्मिनोलॉजीज, कंप्यूटर साइंस का इंट्रोडक्शन और कुछ बेसिक चीजें जैसे कि टाइप्स ऑफ कंप्यूटर से हमने डिस्कस किए हैं। आज के कोर्स का जो आज की क्लास का जो मेन रहने वाला है डिस्कशन, दैट विल बी रिलेटेड टू कंप्यूटर मेमोरी एंड सम अदर टॉपिक्स। तो अगर कंप्यूटर मेमोरी की बात की जाए तो कंप्यूटर मेमोरी जो है ना, वो बेसिकली दो तरह की होती है। एक होती है प्राइमरी मेमोरी एंड दूसरी होती है सेकेंडरी मेमोरी। रीड ओनली मेमोरी में भी बताता हूँ मैं आपको। सबसे पहले है प्राइमरी मेमोरी एंड सेकेंडरी मेमोरी। तो जो प्राइमरी मेमोरी है हमारी, मेन चीज क्या होती है? प्राइमरी मेमोरी जो है वो वॉलेटाइल होती है। वॉलेटाइल का मतलब इसमें जो भी डेटा होता है वो कुछ देर के लिए रहता है, और जैसे ही कंप्यूटर सिस्टम से आप पावर ऑफ करते हो वैसे ही वो डेटा इरेज हो जाता है। इसलिए वॉलेटाइल कहा जाता है हमारी प्राइमरी मेमोरी को। मेजरली तीन तरह की होती है। रैम होती है, कैश मेमोरी होती है, रजिस्टर्स भी होती है, और रीड ओनली मेमोरी भी इसी में होती है। थोड़ा सा उसको मैंने अलग रखा है इसी की वजह से कि ये जो प्राइमरी मेमोरी है वो वॉलेटाइल है एंड इसमें रहने वाला डेटा पावर जाने पे डिलीट हो जाता है। बट रोम में ऐसा नहीं होता। रोम में जो इंस्ट्रक्शंस होते हैं, रोम में जो सॉफ्टवेयर होते हैं वो परमानेंट होते हैं। दैट इज व्हाई आई केप्ट रोम सेपरेटली। पर देखा जाए मोटा मोटा तो वो प्राइमरी मेमोरी में ही आती है। तो रैम जो है, रैम इज अ वॉलेटाइल मेमोरी दैट इज यूज्ड फॉर टेम्पररी स्टोरेज ऑफ डेटा दैट सीपीयू इज करेंटली यूजिंग और प्रोसेसिंग। तो जो डेटा सीपीयू में प्रोसेसिंग के लिए जाने वाला है या प्रोसेस हो रहा है, वो पहले रैम में स्टोर होता है टेम्पररी रूप से। तभी जाके वो सीपीयू को दिया जाता है। जैसा कि कल मैंने आपको वॉन न्यूमैन आर्किटेक्चर के बारे में बताया था। वॉन न्यूमैन आर्किटेक्चर में यही बोला गया है कि अगर हमें कोई कंप्यूटर सिस्टम चाहिए तो उसके लिए हमारे पास एक मिनिमम रिक्वायरमेंट होनी चाहिए। वो ये है कि आपके पास एक प्रोसेसर हो और एक रैम हो और इनपुट आउटपुट डिवाइस हो। तो यही जो हमारा है वो स्टोर्ड प्रोग्राम आर्किटेक्चर है कि प्रोसेसर में कोई भी एक्टिविटी होने से पहले, प्रोसेसर में कोई भी डेटा जाने से पहले रैम में स्टोर होता है। इट अलाउज for read and write, quick read and write operation, and is essential for smooth functioning of running applications. सीपीयू अगर डायरेक्टली हमारे हार्ड डिस्क में से डेटा को एक्सेस करेगा तो हार्ड डिस्क जो है वो स्लो होती है, और स्लो होने की वजह से डेटा बहुत धीरे धीरे प्रोसेस हो पाएगा। इन दोनों की स्पीड बहुत डिफरेंट है भाई। सीपीयू की स्पीड बहुत ज्यादा है और हार्ड डिस्क की स्पीड उतनी नहीं है। तो रैम को बीच में लगाया जाता है ताकि जिस डेटा की हमको जरूरत है थोड़ी देर के लिए वो डेटा जो है वो रैम में स्टोर हो, जो एग्जीक्यूट होना है, और एग्जीक्यूशन होने के बाद में उसको वापस भेज दिया जाता है सेकेंडरी मेमोरी में। दूसरी होती है कैश मेमोरी। कैश मेमोरी का काम क्या होता है? देखो, रैम और सीपीयू इन दोनों की स्पीड में अभी भी थोड़ा डिफरेंस है। इन दोनों के बीच में काम करती है कैश मेमोरी। कैश मेमोरी क्या करती है? सीपीयू जो इंस्ट्रक्शंस एग्जीक्यूट करने वाला है या कर सकता है, उन सभी इंस्ट्रक्शंस को की कॉपी को कैश मेमोरी रैम से उठा के अपने पास स्टोर कर लेती है, ताकि जैसे ही सीपीयू को जरूरत पड़े उस डेटा की, तुरंत वो डेटा भेज दिया जाए सीपीयू के पास। इस चीज को कहा जाता है लोकेलिटी ऑफ रेफरेंस। आगे अगर हम बात करें रजिस्टर्स की, तो सीपीयू जो होता है ना, सीपीयू में कई सारे छोटे छोटे रजिस्टर्स होते हैं जिनसे मिलकर के सीपीयू बना होता है। ये वो स्टोरेज लोकेशंस होते हैं जहां पे सीपीयू डेटा स्टोर करता है और उन्हें मैनिपुलेट करता है। रजिस्टर्स सबसे इंपॉर्टेंट चीज होते हैं। सीपीयू में दो तरह के रजिस्टर होते हैं, जनरल पर्पज रजिस्टर और स्पेशल पर्पज रजिस्टर। तो रजिस्टर्स का काम होता है, सीपीयू करेंटली जिस डेटा और इंस्ट्रक्शंस पे काम कर रहा है वो स्टोर होते हैं रजिस्टर्स में। ये चीज आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखनी है। देन आती है हमारी सेकेंडरी स्टोरेज। सेकेंडरी स्टोरेज जो होती है वो क्या है? परमानेंट स्टोरेज होती है, और यहाँ पे जो डेटा हम स्टोर करते हैं वो लंबे समय तक बना रहता है। इसके कॉमन एग्जांपल्स हार्ड डिस्क ड्राइव्स। ये मैग्नेटिक स्टोरेज होती है और इसमें लॉन्ग टर्म में डेटा स्टोर रहता है।
जैसा कि आपको बताया, दे हैव लार्ज कैपेसिटी बट आर स्लोअर टू रैम। कैपेसिटी इनकी बहुत लार्ज हो सकती है, 1 TB 2 TB तक के हो सकते हैं, लेकिन रैम के कंपैरिजन में बहुत स्लो होते हैं। फिर SSD जो आज के टाइम में बहुत यूज हो रही है, ये हार्ड डिस्क से ज्यादा ड्यूरेबल है और हार्ड डिस्क से ज्यादा फास्टर भी है, और काफी इसका इनका स्मॉल साइज भी होता है। तो ये जो है SSD, सॉलिड स्टेट ड्राइव, आज के टाइम में बहुत यूज की जा रही है कंप्यूटर सिस्टम्स में। फिर उसके बाद होती है ऑप्टिकल ड्राइव। ऑप्टिकल ड्राइव क्या होती है? ऑप्टिकल ड्राइव में लेजर टेक्नोलॉजी का यूज करके या ऑप्टिकल टेक्नोलॉजी का यूज करके डेटा को रीड और राइट किया जाता है। यहाँ पे डेटा को राइट करने के लिए हाई इंटेंसिटी लेजर यूज होती है, और डेटा को रीड करने के लिए लो इंटेंसिटी लेजर का यूज किया जाता है। ठीक है, फिर रोम के बारे में थोड़ा यहाँ पे देखो डिस्कशन है। रोम क्या है? रोम एक नॉन वॉलेटाइल मेमोरी है। रोम एक नॉन वॉलेटाइल मेमोरी है जिसके अंदर फर्मवेयर फर्मवेयर है, परमानेंट इंस्ट्रक्शंस स्टोर होते हैं, जिसकी जरूरत पड़ती है कंप्यूटर के स्टार्ट होते टाइम। जब कंप्यूटर स्टार्ट हो रहा होता है, जब कंप्यूटर ऑन हो रहा होता है, तो उस टाइम पे कुछ सॉफ्टवेयर की जरूरत पड़ती है। वो सॉफ्टवेयर से इंस्ट्रक्शन जो होते हैं वो स्टोर होते हैं रोम के अंदर। रोम कई तरह की होती है। सबसे पहली है एम रोम, मास्क रोम। ये मैन्युफैक्चरर द्वारा इनबिल्ट की जाती है मदरबोर्ड पर, और जो इसमें इंस्ट्रक्शंस दिए गए हैं वो चेंज नहीं किए जा सकते। प्रोग्रामेबल रोम, पी रोम में जो इंस्ट्रक्शंस होते हैं उन्हें चेंज किया जा सकता है। फिर उसके बाद होती है हमारे पास इरेजेबल प्रोग्रामेबल रोम या ईपी रोम। ईपी रोम में क्या है? हम डेटा को इरेज कर सकते हैं अल्ट्रा वायलेट रेज का यूज करके। अगर हम उस रोम को अल्ट्रा वायलेट रेज के प्रेजेंस में रख दें तो उसमें जो डेटा होता है वो इरेज हो जाता है, फिर उसको दोबारा से प्रोग्राम किया जा सकता है। एंड द लास्ट वन इज इरेजेबल इलेक्ट्रिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। शॉर्ट सर्किट का यूज करके हम यहाँ पे डेटा को इरेज कर सकते हैं और उसमें इंस्ट्रक्शंस को दोबारा से स्टोर कर सकते हैं। रोम के जो सबसे इंपॉर्टेंट सॉफ्टवेयर होते हैं, एक होता है बूट स्ट्रैप लोडर और दूसरा होता है बायोस। बूट स्ट्रैप लोडर एंड बायोस। बूट स्ट्रैप लोडर का काम होता है बूटिंग डिवाइस को ढूंढना और ऑपरेटिंग सिस्टम को मेमोरी में लोड कराना। दूसरा होता है बायोस, बेसिक इनपुट आउटपुट सर्विसेज। ये कंप्यूटर को ऑन होते टाइम पे चेक करता है कि इसमें जितने भी कंपोनेंट्स जुड़े हुए हैं वो सही से काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। ठीक है, फिर उसके बाद अभी टॉपिक है हमारा डिफरेंट पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर। कंप्यूटर सिस्टम के कई सारे पार्ट्स होते हैं, वो कौन कौन से होते हैं? सबसे पहला है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट क्या होता है भाई? सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है, इसके बारे में मैंने आपको कल भी बताया था। सीपीयू को कंप्यूटर सिस्टम का ब्रेन कहा जाता है, और जितने भी अर्थमेटिकल और लॉजिकल ऑपरेशंस होते हैं वो सारे के सारे यही परफॉर्म किए जाते हैं, और हर एक प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन सीपीयू में ही होता है। सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है कंप्यूटर सिस्टम का। फिर उसके बाद है रैम, सेकेंड मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट। रैम एक वॉलेटाइल मेमोरी होती है, और सीपीयू प्रेजेंट में जिन इंस्ट्रक्शंस को एग्जीक्यूट कर रहा है, प्रेजेंट में जिस डेटा पे काम कर रहा है, वो सारा का सारा डेटा स्टोर होता है रैम में, ताकि वो उसको सीपीयू उसको डायरेक्टली और ज्यादा फास्ट स्पीड से एक्सेस कर सके। बट पावर ऑफ होते ही इसका सारा कंटेंट इरेज हो जाता है, इसलिए इसको वॉलेटाइल मेमोरी कहा जाता है। उसके बाद एक पावर यूनिट होती है हमारे पास में, दैट इज एसएमपीएस, स्विच मोड पावर सप्लाई। कल मैंने आपको डिफरेंस बताया था इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस में और इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस में। इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस वो होते हैं जो एसी करंट पे काम करता है, और इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस वो होते हैं जो डीसी करंट पे काम करते हैं। तो हमारा जो कंप्यूटर सिस्टम है वो डीसी करंट पे ही काम करता है, लेकिन हम इसको इनपुट में पावर दे रहे होते हैं एसी वाली। अगर कंप्यूटर सिस्टम घर पे लगा हुआ है तो हमने देखा होगा जो पावर कॉर्ड है उसे सिंपल से वो स्विच बोर्ड में लगाते हैं और पावर कॉर्ड को पीछे कनेक्ट कर देते हैं। तो जो पावर कॉर्ड कनेक्ट होती है ना, वो इस यूनिट में पहले कनेक्ट होती है। ये एसएमपीएस होता है। इस एसएमपीएस का काम होता है कि ये जो एसी करंट मिल रहा है इनपुट में, उस एसी करंट को डीसी करंट में कन्वर्ट करें। ये इसका मेन काम होता है। उसके बाद है हमारे पास मदरबोर्ड। मदरबोर्ड सबसे इंपॉर्टेंट सर्किट होता है या सबसे इंपॉर्टेंट बोर्ड होता है कंप्यूटर सिस्टम का,
जिसमें कंप्यूटर में जुड़ने वाली हर एक चीज, चाहे आपका सीपीयू हो, रैम हो, रोम हो, इनपुट डिवाइसेस हो, आउटपुट डिवाइसेस हो, यूएसबी हो, कुछ भी हो, हर एक चीज यहीं पे कनेक्ट होती है। सारी चीजें आपस में कनेक्ट होती हैं मदरबोर्ड के सर्किट को यूज करके। देखो ये वीडियो है कुछ इस तरीके से, डेटा ट्रैवल करता है यहाँ पे। डेटा इस फॉर्म में, लाइट के फॉर्म, वो इलेक्ट्रिसिटी की फॉर्म में ट्रैवल करता है पूरे मदरबोर्ड पर। ये मेन सीपीयू है जो पूरे कंट्रोल सिस्टम को कंट्रोल कर रहा है सिस्टम को। तो इस तरीके से जो है डेटा प्रोसेस होता है। फिर उसके बाद आता है हमारे पास ग्राफिकल प्रोसेसिंग यूनिट। ग्राफिकल प्रोसेसिंग यूनिट क्या है? जैसे सीपीयू होता है उसी की तरीके से जीपीयू होता है। जीपीयू के इसका मेन काम क्या है? देखो सीपीयू क्या है, अगर हमारे कंप्यूटर सिस्टम में सिर्फ सीपीयू लगा हुआ है, ग्राफिक कार्ड नहीं लगा हुआ है, तो सीपीयू सारे काम कर रहा है। उसके साथ में इमेजेस और वीडियोस को भी रेंडर करने का काम कर रहा है। तो क्या सीपीयू पे लोड थोड़ा ज्यादा बढ़ जाता है। तो जीपीयू क्या करते हैं, जीपीयू इमेजेस और वीडियोस को रेंडर कराने का काम अपने ऊपर ले लेते हैं, बाकी का सारा काम सीपीयू पे छोड़ देते हैं। तो इससे क्या है, अगर कभी भी आप हाई क्वालिटी गेमिंग करते हो, या फिर आपको बहुत बढ़िया गेम खेलना है, भाई GTA 5 खेलना है, कॉल ऑफ ड्यूटी खेलना है, GTA 6 आने वाला है, तो उतने लेवल के ग्राफिक्स को हमारा सीपीयू सिंगल हैंडेडली सपोर्ट नहीं कर सकता। उसके लिए हमें एक हेल्पर की जरूरत पड़ती है। दैट हेल्पर इज कि वो इमेजेस को और वीडियोस को रेंडर करेगा, ठीक है। तो आपको अब 3D मॉडलिंग कर रहे हैं, गेमिंग कर रहे हैं, वीडियो एडिटिंग कर रहे हैं, इन सब कामों में ना ग्राफिक कार्ड्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। फिर है कई सारे नेटवर्किंग कंपोनेंट्स होते हैं। जस्ट सेकंड, आई एम सीइंग सम मैसेजेस। नेटवर्किंग कंपोनेंट्स वो होते हैं जिनका यूज किया जाता है एक नेटवर्क से जुड़ने के लिए। तो हर एक कंप्यूटर सिस्टम में क्या होता है, एनआईसीज होती है, जिन्हें कहा जाता है नेटवर्क इंफॉर्मेशन कार्ड्स। इन नेटवर्क इंफॉर्मेशन कार्ड्स के जरिए ही हम इंटरनेट से कनेक्ट हो सकते हैं। अगर आपके फोन में ब्लूटूथ है तो एक ब्लूटूथ कार्ड होगा, वाईफाई है तो एक वाईफाई कार्ड होगा, अगर ईथरनेट है कंप्यूटर में तो एक ईथरनेट कार्ड होगा। हर एक नेटवर्क डिवाइस का एक एनआईसी होता है जिसके थ्रू वो कनेक्ट होता है इंटरनेट से। इसके बारे में एक्सटेंसिवली हम पढ़ेंगे अगली यूनिट में। अगली नहीं, आई थिंक थर्ड यूनिट है, नेटवर्क और इंटरनेट। उसमें हम देखेंगे अच्छी तरीके से इन सभी डिवाइसेस को। ये एक राउटर है, ये एक स्विच है, और एक कई सारे अलग अलग कंपोनेंट्स हैं। तो डिफरेंट पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर्स, कई सारे पार्ट्स होते हैं। मेन मेन जो पार्ट्स होते हैं हमारे वो हमने डिस्कस किए हैं। देन जो फर्स्ट चैप्टर है आपका इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर बेसिक्स, उसका लास्ट टॉपिक है वर्किंग ऑफ कंप्यूटर सिस्टम। वर्किंग ऑफ कंप्यूटर सिस्टम में सिंपल सी एक चीज है, इनपुट प्रोसेस आउटपुट साइकिल। इसको आईपीओ साइकिल भी कहा जाता है। आईपीओ साइकिल का मतलब क्या है, कंप्यूटर सिस्टम जो है ना हमारा, वो इनपुट लेगा, सीपीयू उसको प्रोसेस करेगा, प्रोसेस करने के बाद में ये आउटपुट डिवाइसेस के थ्रू रिजल्ट दे दिया जाएगा। और ये प्रोसेस हमेशा चलती ही रहती है। ये जो प्रोसेस है हमेशा चलती रहती है, इसलिए इसको इनपुट प्रोसेस आउटपुट साइकिल कहा जाता है, आईपीओ साइकिल। आई थिंक ये क्लियर होगा सभी को। यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम हो तो आप मेरे से डाउट अभी अपना क्लियर कर सकते हैं, नहीं तो फिर हम अभी जो सेकंड चैप्टर है वो स्टार्ट करने जा रहे हैं। इफ यू हैव एनी डाउट्स यू कैन आस्क, या फिर अपना कंफर्मेशन दीजिए मुझे कि आपको समझ आ गया है, तो हम आगे बढ़ेंगे। ओके। ओके, तो फर्स्ट यूनिट के जितने टॉपिक्स हैं वो सारे के सारे टॉपिक्स हमने कवर कर लिए हैं। सबसे पहले हमने देखा इंट्रोडक्शन एंड डेफिनेशन ऑफ कंप्यूटर।
then basic terms related to computer, then different types of computers, then different parts of computers, and lastly working of a computer system. ये सारी की सारी चीजें हमने कवर कर ली हैं. Now let us move on to the unit 2, and unit 2 is introduction to operating system in Windows. Windows 10 जो है हमें यहाँ पे स्पेसिफिकली पढ़ना है. तो ऑपरेटिंग सिस्टम चालू करने से पहले हम जो है ना एक बार थोड़ा सा डिस्कशन कर लेते हैं सॉफ्टवेयर के बारे में कि सॉफ्टवेयर क्या होता है, क्या इसकी जरूरत होती है और कितने तरह के सॉफ्टवेयर होते हैं, इसकी क्या प्रॉपर्टीज है. तो देखो सॉफ्टवेयर क्या है, जैसे कि लास्ट क्लास में आपको मैंने बताया था सॉफ्टवेयर आर दी सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस व्हिच आर यूज्ड टू इंस्ट्रक्ट द हार्डवेयर. सॉफ्टवेयर वो सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस होते हैं जिनका यूज किया जाता है हार्डवेयर को मैनेज और कंट्रोल करने के लिए. ठीक है. सॉफ्टवेयर दो तरह के होते हैं, एक होता है सिस्टम सॉफ्टवेयर, एक होता है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर. सिस्टम सॉफ्टवेयर वो सॉफ्टवेयर होते हैं जो कंप्यूटर सिस्टम अपने लिए यूज करता है अपने मैनेजमेंट के लिए, और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर वो सॉफ्टवेयर होते हैं जिनको हम यूजर्स यूज करते हैं अपने काम के लिए. देखो पर्पस देखो क्या है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का पर्पस है परफॉर्म्स स्पेसिफिक टास्क फॉर एंड यूजर्स. एंड यूजर्स कौन, हम लोग. हम लोगों के लिए कोई एक काम करता है वो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होता है. सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या है, मैनेज एंड फैसिलिटेट्स कंप्यूटर हार्डवेयर ऑपरेशंस. कंप्यूटर के हार्डवेयर के साथ में जो ऑपरेशंस परफॉर्म करने हैं वो सिस्टम सॉफ्टवेयर के थ्रू किए जाते हैं. यूजर इंटरफेस किसका कैसा होता है, यूजर इंटरफेस का मतलब या यूजर इंटरेक्शन का मतलब कि हम कितनी आसानी से उसको यूज कर पा रहे हैं. तो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का जो इंटरफेस होता है बहुत ही यूजर फ्रेंडली होता है, और यहाँ पे बहुत आराम से आइकन्स का यूज करके माउस क्लिक्स का यूज करके इसको बहुत आसानी से यूज कर सकते हैं. जो सिस्टम सॉफ्टवेयर होते हैं टिपिकली कमांड लाइन इंटरफेस पर बेस्ड होते हैं. यहाँ पे आपको कमांड्स पास करनी पड़ती है कोई काम कराने के लिए, ये बैकग्राउंड में काम करते हैं, आपको ज्यादा नहीं दिखाई देंगे. फंक्शनैलिटी क्या होती है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर टास्क ओरिएंटेड होते हैं, आपको जो काम करना है उस काम के अकॉर्डिंग आप उस तरह का सॉफ्टवेयर यूज करोगे. रेज्यूमे बनाना है, वर्ड प्रोसेसर यूज करोगे. इंटरनेट यूज करना है, वेब ब्राउजर यूज करोगे. डेटा एनालाइज करना है, डेटा मेंटेन करना है, तो डेटाबेसेस या फिर एक्सेल यूज करोगे. तो क्या है, आप टास्क के हिसाब से करोगे चीजों को यूज. दूसरा है सिस्टम सॉफ्टवेयर. सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या होते हैं, ये हार्डवेयर रिसोर्सेज को कंट्रोल करने में काम आते हैं. ओके आगे बढ़ते हैं. नाउ इंट्रोडक्शन टू ऑपरेटिंग सिस्टम. जो सिस्टम सॉफ्टवेयर आपको मैंने बताया, सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या है, सबसे इंपॉर्टेंट टाइप का सॉफ्टवेयर होता है. सबसे इंपॉर्टेंट टाइप का एप्लीकेशन वो सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है ऑपरेटिंग सिस्टम. कल भी इसके बारे में हमने थोड़ा सा डिस्कशन किया था, तो आज हम डिटेल में इसको देखते हैं क्या होता है. An operating system is a system software that serves as an intermediary between hardware and user applications. मतलब ये जो ऑपरेटिंग सिस्टम होता है ये एक इंटरमीडियरी की तरह काम करता है कंप्यूटर और हमारे बीच में. हम अगर कंप्यूटर सिस्टम से कोई काम करवा पा रहे हैं, उस डब्बे से कोई काम करवा पा रहे हैं, सो दैट इज पॉसिबल बिकॉज ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम. क्योंकि ऑपरेटिंग सिस्टम हमसे कमांड लेता है और उस मशीन से काम करवाता है. ऑपरेटिंग सिस्टम बहुत इंपॉर्टेंट है. इट provides a set of essential services and functions to manage and coordinate with various resources of a computer system, facilitating the execution of programs and interaction between user and a computer. बहुत बेकार सी डेफिनेशन क्या है, कुछ नहीं, सिंपल सा है, इसमें कुछ भी नहीं है. कंप्यूटर सिस्टम के जितने भी रिसोर्सेज है ना, रिसोर्सेज का मतलब चाहे उसमें आपने प्रिंटर लगा रखा हो, स्कैनर लगा रखा हो, कीबोर्ड माउस, और कितने भी अंदर जो मदरबोर्ड पे कंपोनेंट्स लगे हुए हैं, हर एक कंपोनेंट को कंट्रोल करने का मैनेज करने का काम किसका होता है, एक ऑपरेटिंग सिस्टम का होता है. तो देखो अगर ऑपरेटिंग सिस्टम की बात की जाए कहाँ पे आता है, तो सबसे ऊपर हम यूजर्स होते हैं. हम यूजर्स एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर चलाते हैं. वो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर ऑपरेटिंग सिस्टम की मदद से हार्डवेयर तक अपने मैसेज को पहुंचाते हैं. तो क्या है, पहले यूजर आएगा, वो यूजर एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को यूज करेगा, फिर एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर ऑपरेटिंग सिस्टम की मदद लेंगे और फाइनली हार्डवेयर एक्सेस किया जाएगा. नाउ फंक्शंस ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम. ऑपरेटिंग सिस्टम के क्या क्या काम होते हैं. तो सबसे पहला ऑपरेटिंग सिस्टम का काम होता है रिसोर्स मैनेजमेंट. रिसोर्स मैनेजमेंट का मतलब
में जितनी भी चीजें लगी हुई हैं, चाहे वो सीपीयू है, चाहे वो मेमोरी है, चाहे वो स्टोरेज डिवाइसेस हैं, चाहे वो इनपुट आउटपुट डिवाइसेस हैं, जितने भी डिवाइसेस, जितनी भी चीजें कंप्यूटर सिस्टम में लगी हुई है, कनेक्टेड है, हर एक डिवाइस को, हर एक रिसोर्स को मैनेज करने का काम ऑपरेटिंग सिस्टम का होता है। दूसरा है प्रोसेस मैनेजमेंट। प्रोसेस का मतलब क्या है? कोई भी प्रोग्राम, कोई भी प्रोग्राम जो हमारे सेकेंडरी मेमोरी में पड़ा हुआ है, जब हम उसको ओपन करते हैं तो ओपन होने के बाद में जब वो मेमोरी में लोड होता है तो वो एक प्रोसेस बन जाता है। तो प्रोसेस को बनाना, शेड्यूल करना, खत्म करना, ब्लॉक करना, रिवाइव करना, ये सारी की सारी जो काम होते हैं ना, ये ऑपरेटिंग सिस्टम की ही जिम्मेदारी होती है। ये एक प्रोसेस का स्टेट ट्रांजिशन डायग्राम दिया गया है। इसमें क्या बताया गया है? जब भी हम कोई ऐप ओपन करते हैं, ऐप को स्टार्ट करते हैं, तो वो क्या है, रेडी स्टेट में जाता है, यानी कि चलने के लिए बिल्कुल तैयार। और जब वो सीपीयू पे जाता है तो वो रनिंग स्टेट में चलता है। जब वो सीपीयू पे जाता है तो वो रनिंग स्टेट में होता है। अब रनिंग स्टेट से दो चीजें होंगी, या तो वो ब्लॉक हो जाएगा, ब्लॉक होने का मतलब वो कुछ और काम करने गया है, कोई इनपुट आउटपुट देने गया है या कुछ ऐसी चीज है, या फिर वो टर्मिनेट हो जाएगा। टर्मिनेट का मतलब उसका काम जो था वो खत्म हो गया है और अब वो वापस मेमोरी में जा सकता है, सेकेंडरी मेमोरी में। तो वो एक प्रोसेस स्टार्ट होगी, वो रेडी स्टेट में जाएगी और शेड्यूल होगी, तब रनिंग हो जाएगी। और अगर कोई आईओ ऑपरेशन के लिए जा रही है तो वो ब्लॉक होगी, नहीं तो एग्जिट होने पे वो टर्मिनेट हो जाएगी। तो ये प्रोसेस का स्टेट ट्रांजिशन डायग्राम होता है कि किस तरीके से प्रोसेस अलग अलग स्टेट्स अपने ट्रांजिट करते हुए फाइनली टर्मिनेट होती है। आगे बढ़ते हैं तो आगे है यहाँ पे फाइल सिस्टम मैनेजमेंट। फाइल सिस्टम मैनेजमेंट का मतलब क्या होता है कि देखो, सेकेंडरी स्टोरेज जो है, सेकेंडरी स्टोरेज में हम क्या है, अपने डेटा को स्टोर करवा रहे हैं। सेकेंडरी स्टोरेज में अगर हम डेटा को स्टोर करा रहे हैं ना, तो वहां पे बहुत जरूरी होता है कि किसी एक ऐसे फाइल सिस्टम का यूज किया जाए, चाहे वो NTFS हो, चाहे वो FAT32 हो, चाहे वो XFS हो, किसी भी तरह का फाइल सिस्टम अगर है तो फाइल सिस्टम का यूज जरूरत पड़ती है फाइल्स को एक्सेस करने के लिए। भाई जो हमने फाइल्स अपने स्टोर करी हैं सेकेंडरी स्टोरेज पे, उनको एक्सेस करने के लिए और उनको मैनेज करने के लिए हमें जरूरत पड़ती है फाइल सिस्टम की। तो फाइल सिस्टम मैनेजमेंट भी जो काम है वो एक ऑपरेटिंग सिस्टम का ही है। नेक्स्ट वन कम्स मेमोरी मैनेजमेंट। मेमोरी यानी कि रैम। रैम मैनेजमेंट इज ऑल्सो अ वेरी इंपॉर्टेंट ड्यूटी ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। कौन सी प्रोसेस कब मेमोरी में जा रही है, कौन सी प्रोसेस एक दूसरे के साथ में कन्फ्लिक्ट ना करें, कोई डेडलॉक ना हो, या किसी भी तरह की कोई गलत सिचुएशन ना क्रिएट हो, तो मेमोरी में प्रोसेसेस पीसफुली रहे, एग्जीक्यूशन हो, कंप्लीट हो प्रोसेस, और वापस सेकेंडरी मेमोरी में जाए। तो ये पूरा जो पीसफुल एनवायरनमेंट बनाना है रैम में, वो काम होता है हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम का। उसके बाद होते हैं डिवाइस ड्राइवर्स। भाई डिवाइस ड्राइवर्स क्या है? हमारा कंप्यूटर सिस्टम है, उसमें कई सारे डिवाइसेस जुड़े हुए हैं। तो वो जो कई सारे डिवाइसेस आपस हमारे कंप्यूटर सिस्टम में जुड़े हुए हैं, हाँ, अरे वो टोनी को खोल दो। कंप्यूटर और सभी डिवाइसेस के बीच में प्रॉपर कम्युनिकेशन हो सके, सभी डिवाइसेस और कंप्यूटर सिस्टम के बीच में प्रॉपर कम्युनिकेशन हो सके, ये प्रॉपर कम्युनिकेशन फैसिलिटेट कराने की जिम्मेदारी भी एक ऑपरेटिंग सिस्टम की ही होती है। यहाँ पे दो दो बार लिखा हुआ है, डजंट मैटर, कोई नहीं, आपको एक बार पढ़ना है। तो द ओएस कम्युनिकेट्स द हार्डवेयर डिवाइसेस थ्रू डिवाइस ड्राइवर्स। ओएस जो है, डिवाइस ड्राइवर सॉफ्टवेयर का यूज करके हार्डवेयर से कम्युनिकेट करता है, जो उसको, उस हार्डवेयर को कंट्रोल करने की फैसिलिटी देता है। इसमें आपके प्रिंटर है, डिस्क ड्राइवर्स है, नेटवर्क डिवाइसेस है, और तरह तरह के जितने भी हार्डवेयर हैं, उन हार्डवेयर के साथ में कम्युनिकेशन डिवाइस ड्राइवर्स के थ्रू ऑपरेटिंग सिस्टम करता है। यहाँ तक सभी को सब कुछ क्लियर है? कोई पॉइंट अगर ना समझ में आया हो, स्टार्टिंग से आप देख लीजिए। कोई भी पॉइंट अगर नहीं समझ में आया हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं अभी।
हमने क्या क्या डिस्कस किया? सॉफ्टवेयर हमने डिस्कस किए, सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या होता है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर क्या होता है, फिर उसके बाद दोनों के बीच में जो डिफरेंस होता है वो डिफरेंस हमने डिस्कस किया, एंड देन वी हैव सीन इंट्रोडक्शन टू ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम का क्या रोल है, कहाँ पे आता है, फंक्शंस देखे जिसमें रिसोर्स मैनेजमेंट है, प्रोसेस मैनेजमेंट है, एक प्रोसेस के कितने स्टेट होते हैं वो हमने देखे, और फिर उसके बाद मेमोरी मैनेजमेंट, फाइल सिस्टम मैनेजमेंट, डिवाइस ड्राइवर्स, ये सारी की सारी चीजें आज की अभी इतनी यहाँ तक हमने डिस्कस करी है। यहाँ तक अगर किसी को कोई डाउट हो तो आप अभी डाउट मेरे से पूछ सकते हैं, एनी काइंड ऑफ डाउट रिगार्डिंग द टॉपिक्स वी हैव डिस्कस्ड सो फार। वो सिस्टम सॉफ्टवेयर का द्वारा समझा दीजिएगा। जी एक बार फिर से बोलेगा? सर सिस्टम सिस्टम सॉफ्टवेयर वाला द्वारा समझा दीजिए। सिस्टम सॉफ्टवेयर, ओके। देखो, सॉफ्टवेयर जो होते हैं, सॉफ्टवेयर की डेफिनेशन सिंपल सी है। सॉफ्टवेयर क्या है? सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस which are used to instruct the hardware। सॉफ्टवेयर क्या है? वो इंस्ट्रक्शंस होते हैं जिनका यूज करके हम हार्डवेयर को कंट्रोल करते हैं। और सॉफ्टवेयर दो तरीके के होते हैं, पहला होता है हमारे पास सिस्टम एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, और दूसरा होता है हमारे पास सिस्टम सॉफ्टवेयर। तो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर तो वो सारे सॉफ्टवेयर होते हैं जिनका हम लोग एज यूजर्स यूज करते हैं अपने काम के लिए, जिसमें आपका माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, वेब ब्राउजर, MS एक्सेल, गाने सुनते हो जिसपे स्पॉटिफाई, विंक वगैरह, सारी की सारी ये जो जितने भी सॉफ्टवेयर हम डेली लाइफ में यूज करते हैं, या ये सॉफ्टवेयर जिसका यूज करके आप मीटिंग अटेंड कर रहे हो, वेबएक्स, ये सारे के सारे जो जितने भी सॉफ्टवेयर है ना, ये सारे एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है जो हम लोग यूज करते हैं। सिस्टम सॉफ्टवेयर वो सॉफ्टवेयर होते हैं जिनका यूज कंप्यूटर सिस्टम अपने लिए करता है, अपने काम के लिए। सिस्टम सॉफ्टवेयर का सबसे बड़ा एग्जांपल है ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है? कंप्यूटर सिस्टम का जो हार्डवेयर है वो अपने लिए यूज कर रहा है ना, कंप्यूटर खुद को चलाने के लिए ऑपरेटिंग सिस्टम यूज कर रहा है, वो एक सिस्टम सॉफ्टवेयर है। डिवाइस ड्राइवर्स सिस्टम सॉफ्टवेयर होते हैं, लैंग्वेज ट्रांसलेटर सिस्टम सॉफ्टवेयर होते हैं। तो हर वो सॉफ्टवेयर जिसका यूज कंप्यूटर खुद को चलाने के लिए कर रहा है, वो सिस्टम सॉफ्टवेयर है। क्लियर है? ओके सर। ओके, एनी मोर डाउट्स? किसी और को कोई नो डाउट सर। हो? कोई डाउट हुआ करे पूछ लिया करो, कोई दिक्कत नहीं है, शर्माने की जरूरत नहीं है, बता दिया जाएगा। सिस्टम सॉफ्टवेयर क्लियर है? यस सर। ओके, तो अगला टॉपिक डिस्कस किया जाए या फिर आज के लिए यहीं रखा जाए, यहीं तक रखा जाए? देख आप लीजिए लोग, सर, आपकी मर्जी है। हाँ, सर सर कल मैंने क्लास नहीं ली थी, कल क्या पढ़ाया था वो बता सकते हो? कल का देखिए, कल जो हमारा इंट्रोडक्शन वाला पार्ट चला था, ओके। इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर सिस्टम, जिसमें कंप्यूटर के सिंपल डेफिनेशन, चार्ल्स बेबेज के बारे में, ENIAC कंप्यूटर के बारे में, और कंप्यूटर के जो कई सारे छोटे छोटे पार्ट्स होते हैं उनके बारे में हमने डिस्कस किया था। थोड़ा सा कल का रिवीजन हम कर लेते हैं, कोई बात नहीं, कई लोग सर कल आज का नहीं थोड़ा सा थे। बता दीजिए। हाँ, कल का हम थोड़ा सा रिवीजन कर लेते हैं। ठीक है। देखिए, यहाँ से चालू हुआ था इंट्रोडक्शन टू एंड डेफिनेशन ऑफ कंप्यूटर। कंप्यूटर की डेफिनेशन से कल हमने चालू किया था। ओके सर। कंप्यूटर की डेफिनेशन क्या है? कंप्यूटर की डेफिनेशन सिंपल सी है, जो कंप्यूटर वर्ड है ना, ये एक लैटिन वर्ड है, और कंप्यूटर वर्ड का मतलब होता है कैलकुलेट करना, काउंट करना, या सम अप करना, या थिंक करना। टेक्निकल डेफिनेशन अगर देखी जाए कंप्यूटर की, ए कंप्यूटर इज अ प्रोग्रामेबल इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस that accepts raw data as input and processes it with a set of instructions to introduce the result as output। कई सारी चीजें यहाँ पे यूज हुई हैं, जैसे सबसे पहले प्रोग्रामेबल। प्रोग्रामेबल का मतलब हम इसे अपने हिसाब से डिजाइन कर सकते हैं। इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस होता है, इलेक्ट्रॉनिक का मतलब ये डिस्क्रीट सिग्नल्स पे काम करता है।
यानी कि डीसी सिग्नल पे काम करता है, और जो डेटा को इनपुट में लेता है और उसको प्रोसेस करने के बाद हमें आउटपुट प्रोड्यूस करके देता है। तो ये टेक्निकल डेफिनेशन है कंप्यूटर साइंस कंप्यूटर सिस्टम की, ये याद रखनी है। एंड देन उसके बाद हमने डिस्कस किया था कि ये जो एक कंप्यूटर सिस्टम था ENIAC, दुनिया का सबसे पहला प्रोग्रामेबल जनरल पर्पस इलेक्ट्रॉनिकल डिजिटल कंप्यूटर था। ENIAC इसकी फुल फॉर्म है इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटेड कंप्यूटर। ये वर्ल्ड वॉर 2 के दौरान दो लोगों ने मिलकर डिजाइन किया था, जॉन मैकॉली एंड प्रेस्पर एकर्ट। इन दोनों ने डिजाइन किया था ये। और इसके अलावा भी बहुत सारे अलग अलग तरह के कंप्यूटर से कंप्यूटर सिस्टम की जो हिस्ट्री है, वो हिस्ट्री भी हम डिस्कस करेंगे। एक पूरी चार्ट है मेरे पास, लिस्ट है, जिसमें कई सारे इंपॉर्टेंट साइंटिस्ट, मैथमेटिशियंस, फिजिशियंस जिन्होंने कंप्यूटर साइंस फील्ड में बहुत कंट्रीब्यूशन किया है, उनके बारे में हम डिस्कस करेंगे। एंड देन फिर हमने बात की थी थोड़ी चार्ल्स बेबेज के बारे में। चार्ल्स बेबेज इज नोन एज द फादर ऑफ कंप्यूटर, क्योंकि इन्होंने कंप्यूटिंग फील्ड में 19th सेंचुरी में बहुत सारे कॉन्ट्रीब्यूशंस, बहुत सारे इन्वेंशंस किए हैं, जिसमें से एक इनका रिमार्केबल इन्वेंशन है सबसे पहला ऑटोमेटिक मैकेनिकल कंप्यूटर, जिसका नाम है एनालिटिकल इंजन। ठीक है। फिर उसके बाद में कुछ बेसिक टर्म्स हैं जो कंप्यूटर से रिलेटेड हैं, जिनको हमने कल डिस्कस किया। सबसे पहला था हार्डवेयर। हार्डवेयर वो टेंजिबल डिवाइसेस होते हैं जिनको हम देख सकते हैं और छू सकते हैं। सॉफ्टवेयर वो इंटेंजिबल डिवाइसेस होते हैं जिनको हम छू नहीं सकते, सिर्फ देख सकते हैं, फील कर सकते हैं और अपने फायदे के लिए यूज कर सकते हैं। जिसमें से एक सबसे इंपॉर्टेंट सॉफ्टवेयर होता है ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम के एग्जांपल एंड्रॉयड, विंडोज, आईओएस, मैकओएस, लाइनक्स, ये सारे के सारे क्या हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम के एग्जांपल्स हैं। फिर मदरबोर्ड। मदरबोर्ड कंप्यूटर सिस्टम का वो सबसे इंपॉर्टेंट सर्किट होता है जहाँ पे सारे के सारे कंपोनेंट जुड़े हुए होते हैं और आपस में एक दूसरे के साथ में कम्युनिकेट करते हैं। सीपीयू के बारे में आज मैंने आपको पूरी चीज बताई है। रैम आपको आज डिस्कस किया है। इनपुट आउटपुट डिवाइस है सिंपल। जस्ट अ सेकंड। आप बस मुझे अभी 1 मिनट दीजिए, मैं एक। ओके, सो ये इनपुट आउटपुट डिवाइसेस के बारे में डिस्कस किया था कल। एंड बाइनरी के बारे में बताया था कि कंप्यूटर सिस्टम जो है 0 और 1 की लैंग्वेज में काम करता है, तो उस लैंग्वेज को जो है बाइनरी लैंग्वेज कहा जाता है। और इंफॉर्मेशन जो स्टोर होती है कंप्यूटर सिस्टम में, वो बाइट्स के फॉर्म में होती है। 8 बिट के एक ग्रुप को बाइट कहा जाता है। फिर इसके पहले जो प्रीफिक्स लगते हैं वो क्वांटिटी बताते हैं इसकी। किलोबाइट है, मेगाबाइट है, गीगाबाइट है, तो इसकी क्वांटिटी बताते हैं। स्टोरेज के लिए बेसिक यूनिट यूज होती है किलोबाइट, बाइट, मेगाबाइट वगैरह वगैरह। और ये जो सारी डेफिनेशंस है, लैन, मैन, वैन, इंटरनेट, ब्राउजर, ये सारा हम यूनिट 3rd में अच्छे से डिस्कस करेंगे इसके बारे में। और डिफरेंट टाइप्स ऑफ कंप्यूटर्स बताया था। 3 बेसिस पे हम कंप्यूटर्स को डिफाइन करते हैं। पहला सुपर कंप्यूटर है। साइज के आधार पे देखो तो सुपर कंप्यूटर होते हैं, मेन फ्रेम होते हैं, मिनी होते हैं, माइक्रो होते हैं। ये डिक्रीजिंग ऑर्डर है कॉस्ट, स्पीड और एफिशिएंसी, पावर वगैरह सब में। मैकेनिज्म के बेसिस पे एनालॉग, डिजिटल और हाइब्रिड। एनालॉग कंप्यूटर वो होते हैं जिनमें हम फिजिकल क्वांटिटीज को मेजर करते हैं, जिनका यूज करके फिजिकल क्वांटिटी मेजर की जाती है। जैसे कि हमारा नॉर्मल पुराना वाला जो स्पीडोमीटर है बाइक्स का, और अमीटर वगैरह होते हैं, पोटेंशियोमीटर होते हैं, ये सारे के सारे क्या है, फिजिकल क्वांटिटीज को मेजर करते हैं। डिजिटल कंप्यूटर वो होते हैं जो प्योरली डिजिटल सिग्नल्स पे काम करते हैं। जो हमारा कंप्यूटर है, लैपटॉप, ये सारे प्योरली डिजिटल कंप्यूटर्स हैं। फिर थर्ड जो है हमारा, वो है हाइब्रिड कंप्यूटर। ये फिजिकल इनपुट लेते हैं, फिजिकल वैल्यूज को, और उनको कन्वर्ट करते हैं डिजिटल सिग्नल्स में। जैसे स्मार्ट वॉच। स्मार्ट वॉच में जो फीचर होता है बीपी मेजर करने का, हार्ट बीट मेजर करने का, तो क्या है, हमारी फिजिकल रीडिंग को ले रहा है और उसे हमें डिजिटली शो कर रहा है। तो ये हाइब्रिड कंप्यूटर्स होते हैं।
जनरल पर्पस कंप्यूटर्स जो नॉर्मली सभी के लिए हो, स्पेशल पर्पस जो खास काम के लिए बनाए जाते हैं। तो जो डिफरेंस है, सारा डिफरेंस दिया गया है। जो मेन चीज यहाँ पे याद रखनी है सुपर कंप्यूटर में वो ये है कि सबसे पहला दुनिया का सुपर कंप्यूटर था क्रे 1, जिसे रॉजर क्रे ने 1976 में बनाया था, और इंडिया का सबसे पहला सुपर कंप्यूटर परम। और फिर ये नोट्स आपको मिल जाएंगे, इसमें छोटे छोटे पॉइंट्स हैं, इनको आप देख लीजिएगा एक बार। एनालॉग डिजिटल हाइब्रिड से रिलेटेड है सारा। जनरल पर्पस ये है आपका, स्पेशल पर्पस दिया गया है, और डिफरेंट पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर्स। ये आज से हमने यहाँ पे डिस्कशन अपना चालू किया है ये, ठीक है। तो आज ये सारी चीजें हमने यहाँ पे कंप्लीट करी है। यूनिट 2 में हमने सॉफ्टवेयर और ऑपरेटिंग सिस्टम के फंक्शंस देखे हैं, ठीक है। तो आज के लिए जो है हम इतना ही रखते हैं। कल हम स्टार्ट करेंगे आगे का, जो कि आपका बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक रहने वाला है, टाइप्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम के कई अलग अलग तरह के टाइप्स होते हैं, वो सारे के सारे कल हम देखेंगे, और देखते हैं कल कितना होता है। आई होप सभी को समझ आया होगा। अगर कोई भी किसी को कहीं पर भी डाउट है किसी भी टॉपिक में, किसी भी चीज में, तो आप वो कमेंट सेक्शन में लिख करके पूछ सकते ओके सर। हैं। ओके। ओके।